अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ वैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। इस दुनिया में दो तरह की क़ुव्वतें होती हैं। एक होती है ताकत की क़ुव्वत, और ये ताकत की क़ुव्वत सिर्फ़ उसी वक्त इस्तेमाल होती है कि जब इंसान किसी को कोई नुकसान पहुँचाना चाह रहा हो, या कोई कौम किसी दूसरी कौम को नुकसान पहुँचाना चाह रही हो, उस वक्त इस्तेमाल की जाती है ताकत की क़ुव्वत। यानी कोई परेशानी क्रिएट करना हो, दुनिया में कोई मसला क्रिएट करना हो, दुनिया में कोई बुरी चीज़ अगर आपने फैलानी है, या अपने बुरे अज़ाइम जो हैं उनको दुनिया के सामने लेकर आना है, और आप चाहते हैं उन बुरे अज़ाइम को या अपने मज़मूम मकासद को पूरा करें, तो फिर आप ताकत की क़ुव्वत इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक दूसरी क़ुव्वत होती है, वो क़ुव्वत होती है मोहब्बत की क़ुव्वत। और दुनिया में जब भी कभी भी कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश की गई है, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की क़ुव्वत काफ़ी होती है। मोहब्बत की क़ुव्वत से हर काम हो जाता है। वो जो शायर ने कहा था ना कि मोहब्बत फ़ातिह आलम, दुनिया को फ़तह भी करना हो तो मोहब्बत से फ़तह किया जा सकता है। हाँ, अगर दुनिया को नुकसान पहुँचाना मकसूद हो तो फिर उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ताकत का ही इस्तेमाल होता है। और आज के सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि ताकत का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, और मोहब्बत का इस्तेमाल तो खैर जैसे नापैद ही हो चुका है दुनिया में। आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस छोटी सी बात से 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं, फिर आपको लेकर चलेंगे ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ। मौसम की सूरत हाल भी देखेंगे। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है भाई कल रात इस्लामाबाद में तो, और इसके अलावा मुल्क के जो बालाई इलाके हैं उसमें शदीद बारिश भी हुई है, बर्फ़बारी भी हुई है, और बहुत सारे इलाकों में तो अभी भी बारिश जारी है। बर्फ़बारी की वजह से बहुत सारे इलाके बंद भी हो चुके हैं बालाई इलाकों में। तो बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन पहले देखते हैं 60 सेकंड न्यूज़। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वालों की तादाद 2 लाख से ज़ायद हो गई। मुल्क के मज़ीद 6 अज़ला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची में एक शख्स में कांगो वायरस की तस्दीक। PTI ने फरागोगी से दूरी अख्तियार करते हुए गैर मुतल्लका करार दे दिया। श्रीलंका को हराकर कीवीज़ ने अपना सेमीफाइनल का रास्ता आसान और पाकिस्तान का मुश्किल कर दिया। अमेरिका और इसराइल का गज़ा पर हमलों में रोज़ाना 4 घंटे के वक्फे पर इत्तफाक। इसराइल की सहाफ़ियों को संगीन नताज की धमकी, 7 अक्टूबर की कवरेज करने वाले भी हमला आवर करार। इसराइल के तिब्बी मराकज़ पर हमले न रुके, अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल और गज़ा ब्लड बैंक पर बम बरसा दिए। सरहदी तशद्दुद की वजह से मुल्क टूटने का खतरा है, म्यांमार के सदर का इंतबाह। जापान में आतिशफिशा फटने से समंदर में नया जजीरा बन गया। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अब कुछ बात करेंगे जी ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की। दुनिया में हो क्या रहा है, और सबसे पहले आप सब वो जो लोग क्रिकेट की तरफ अपनी रग़बत का इज़हार करते हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मोहब्बत करते हैं, उनको ज़रा बता दिया जाए कि बस कर दो भाई, अब बस कर दो, बहुत हो गया। इट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। वो जो कहते हैं ना कि मुक गया, मामला बढ़ गया, ये सब कुछ हो चुका है। और हमने देख लिया कि कल किस तरीके से अब जो मैच था कल का, जिसके अंदर न्यूजीलैंड ने कन्विंसिंग विक्ट्री जिसको कहते हैं वो थी श्रीलंका की। ना बैटिंग चल पाई, ना बॉलिंग चल पाई, और ना ही बारिश आई जिसने हमें बचाना था। हमारी तो पूरी उम्मीदें बारिश के साथ हो जाती है। वो जो अगर मगर का खेल होता है, पहले वो टीमों पर मुनहसर होता है, और उसके बाद जब टीमें नहीं चल पाती तो फिर बारिश पर मुनहसर होता है। तो कल जो टीमें थी, जिस टीम से जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही उस टीम ने खेला, और बारिश की जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी ना हुई। और पाकिस्तानियों को अब बस टिकट कटा ही लेना चाहिए, क्योंकि वो जो मिशन है अब सेमीफाइनल तक पहुंचने का, वो बन गया है मिशन इम्पॉसिबल। और मिशन इम्पॉसिबल आपको पता है वो नामुमकिन मिशन है, और कुछ भी नहीं हो सकता उस मिशन का, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और अभी भी बहुत सारे लोग जो इस वक्त स्टेटिस्टिकल मैथमेटिकल पोजीशन है, अगर वो मैथ्स की बात की जाए तो फिर तो लोग कहेंगे भाई मैथमेटिकली तो ये हो सकता है, लेकिन कुछ नंबर्स इतने बड़े होते हैं, कुछ नंबर्स इतने अनरियलिस्टिक होते हैं कि अगर आप उन पर भी इन्हिसार करके बैठे हुए हैं कि हाँ शायद हमारी टीम जो है वो देखिए क्या करेगी कमाल, ऐसा कुछ नहीं होना दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। बहुत पहले से हम ये बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होना है। और कल जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने अपने आप को एक मरतबा फिर वो इस टूर्नामेंट में वापस आए हैं, तो न्यूजीलैंड ही सेमीफाइनल खेलेगा
और भारत बमुकाबला न्यूजीलैंड, ये एक सेमीफाइनल होगा और दूसरा सेमीफाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला साउथ अफ्रीका। और जो फारिग लोग मेरी तरह के, वो अब भी अगर आपके जहन में कोई ये ख्वाहिश है आपके दिल में, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी शायद कुछ हो जाए, शायद हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि भाई मामला क्या है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो क्या होगा, और अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा तो क्या होगा। अच्छा जी, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तो हराना है, ये तो तय है, बहुत बड़े मार्जिन से हराना है, ये भी तय है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, 300 रन बनाता है, तो पाकिस्तान को ये मैच 287 रन से जीतना होगा, यानी इंग्लैंड की टीम को 13 रन पे ऑल आउट कर देना होगा। अब अगर कोई सोच रहा है कि ये हो सकता है तो अपना इलाज कराए भाई। और इसी तरह अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है और मिसाल के तौर पर इंग्लैंड को कोई 50 रन पे आउट कर देता है, तो उसको ये 50 रन भी 2.5 ओवर्स में बनाने होंगे भाई। तो ये भी अगर आपको लगता है कि हो सकता है, तो बहरहाल भाई कुछ नहीं हो सकता फिर आपका। हाँ, कुछ और भी लोग हैं, वो एक और सिनेरियो पेश कर रहे हैं। बेसिकली 287 रन से हमने जीतना है ना, तो लोग कह रहे हैं भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, कुछ 400 450 रन बना ले, और फिर जो बरतानिया की टीम है उसको 150 रन पे आउट कर दे। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने जो कैलकुलेशन लाए हैं ना, आप इससे अच्छी भी कैलकुलेशनें ला सकते थे, अपने दिमाग को किसी और बेहतर काम में आप लगा सकते थे, लेकिन आपने इस काम में लगाया अपने दिमाग को। चले जी, कोई मसला नहीं है, अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान मेरे हिसाब से तो वापसी का टिकट उसने कटा लिया है, और सबके हिसाब से ही कटा लिया है, मिशन इम्पॉसिबल है, ये टिकट कट गया है। अब टिकट कट गया है, अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है, क्या क्या गलतियां की हमने, क्या क्या हमारी तरफ से मिस्टेक्स थी, और कैसे हम उनको सही कर सकते हैं। ये चीज़ पाकिस्तान का फोकस होनी चाहिए। अभी फोकस की एक और वीडियो आई है बड़ी ज़बरदस्त, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल जो सोशल मीडिया है उस पर ये वीडियो पोस्ट की गई, और इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो एक दूसरे से पहेलियाँ बूझ रहे हैं भाई, इंजॉय कर रहे हैं, जाहिर है इंजॉय तो करना ही है। हसन अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, उसामा मीर, इन सब के दरमियान मुकाबला था बूझो तो जाने का। चलो जी, ये एंटरटेनमेंट तो चल रही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, लेकिन पाकिस्तान के जो अवाम थे उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी भाई इस वर्ल्ड कप के अंदर। उनको पाकिस्तानी टीम को ये सोचना होगा, ये पीसीबी वाले बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं इस तरह की। ठीक है भाई, पीसीबी वालों करो एंटरटेनमेंट, वीडियोज़, तफरियाँ, ये सारी चीज़ें कर लो, मगर खेल पर भी तो तवज्जो दो। खेलना भी तो होता है ना इन्हीं खिलाड़ियों ने, सिर्फ पहेलियाँ तो नहीं बूझनी होती है, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आगे बढ़ते हैं जी, क्रिकेट की खबरों को छोड़ते हैं, कुछ और भी खेल हैं दुनिया में। कोलंबिया के फुटबॉलर लुइस डियाज, उनकी बात करते हैं जी। कोलंबिया के फुटबॉलर लुइस डियाज के वालिद को चंद दिन पहले कोलंबिया के बागी ग्रुप ने अगवा कर लिया था। अब ये देखें कि वो बड़े ज़बरदस्त एक फ़ुटबॉलर हैं और उनके वालिद साहब को अगवा कर लिया गया। 5 नवंबर को लुइस डियाज ने लिवरपूल की जानिब से मैच में गोल किया। उसके बाद अपनी शर्ट के ऊपर, मतलब जिस पे लिखा हुआ था, शर्ट ऊपर की, जिस तरीके से वो जश्न मनाते हैं ना, तो उन्होंने शर्ट ऊपर की, और शर्ट के अंदर जो उनकी वाइट टी शर्ट थी उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, मेरे वालिद को आज़ाद करो, फ्री माई फादर। और ये मैसेज जो था वो सारी दुनिया को मिला कि यार कुछ मामला गड़बड़ है। उसके बाद एक सोशल मीडिया बयान में भी लुइस डियाज ने अपने वालिद की रिहाई की दरख्वास्त की, और अब लुइस डियाज के जो वालिद हैं उनको बागी ग्रुप की जानिब से 13 दिन बाद रिहा कर दिया गया है। 28 अक्टूबर को उनको अपने घर से अगवा किया गया था, और बेसिकली इनकी वालिदा को भी अगवा कर लिया गया था, लेकिन वालिदा को चंद घंटों के बाद रिहा कर दिया गया था, और वालिद साहब फिर घर वापस पहुंच गए हैं अब 13 दिन के बाद। और उनकी वापसी पर सब लोग अबदीदा हुए। लोगों ने लुइस डियाज की नाम की जो लिवरपूल की शर्ट पहनकर फुटबॉलर के वालिद का इस्तकबाल किया। अरे वाकई कितना बड़ा ये एक मसला हो जाता है कि ज़ाहिर है आपके घर का एक फ़र्द, और एक ज़ाहिर है अहम तरीन फ़र्द वालिद, वो अगवा हो जाए, और फिर आप मैच में भी किस जज्बात के साथ उस शख्स ने खेला होगा और गोल भी किया, अपने काम के साथ सिंसेरिटी उसकी देखें आपको नज़र आती है। और फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि उसके वालिद को रिहा कर दिया गया। एक शख्स को तो चलो ये रिहा कर दिया गया, लेकिन एक खातून मॉडल को आज़ाद कर दिया गया, और वो आज़ाद किसने किया है
वो है जी एक इसराइली नवाज़ ब्रांड, जिसको आप कहते हैं ना, इसराइल के वो ब्रांड्स जो कि इसराइल की हिमायत करते हैं, वो ब्रांड्स जो कि बिल्कुल इसराइल को अपनी फंडिंग भी देते हैं, वो जो कि बिल्कुल ही किसी भी किस्म की गैरत और शर्म से आरी होते हैं। एक फ्रांसीसी ब्रांड है, उन्होंने बेला हदीद को फ़लस्तीनियों की हिमायत करने पर भारी कीमत उनसे ली है, और वो कीमत क्या है कि उन्हें अपने ब्रांड से उन्होंने अलग कर दिया है और बेला हदीद से मुआहदा ख़त्म कर लिया गया है। और उस मुआहदे को ख़त्म करके उस ब्रांड ने इसराइली मॉडल से मुआहदा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेला हदीद गुज़िश्ता कोई 7 साल से इस फ्रेंच फैशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उसके बाद उस ब्रांड ने इनसे ब्रांड एम्बेसडरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया, और वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि इन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत की थी, और उसकी जगह बेला हदीद की जगह इन्होंने इसराइली मॉडल माय तागर को बतौर ब्रांड एम्बेसडर मुंतखब कर लिया। और माय तागर जो है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस ब्रांड के लिए किया जाने वाला जो शूट है वो भी इन्होंने शेयर किया है। और अब इससे आपको अंदाज़ा होता है, अगर आप कभी इंटरनेट पर सर्च करें ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने ब्रांड्स ऐसे हैं और कितनी कंपनीज़ ऐसी हैं और कितने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स ऐसे हैं कि जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद के तहत काम कर रहे हैं कि हम जो कमाएंगे उसका एक बड़ा हिस्सा हम इसराइल को देंगे। और यहाँ पर भी ये एक कंपनी जिसका नाम डायर है, डायर बहुत बड़ा मशहूर ब्रांड है, बेला हदीद उनकी ब्रांड एम्बेसडर थी, उन्होंने निकाल दिया। फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कोई दुनिया नहीं है ये। उन्होंने कहा कि जी हमारी आइडियोलॉजी से आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, तो हम आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली होता यह है कि जब कोई शख्स हक और सच की आवाज़ बुलंद करता है तो फिर उसके साथ इस तरह के मसाइल होते हैं, और वो लोग जो कि हक के रास्ते पर चल रहे होते हैं, सच के रास्ते पर चल रहे होते हैं, सही आवाज़ अपनी दुनिया के सामने बुलंद कर रहे होते हैं, लेकर आते हैं, वो इस बात से नहीं डरते। उन्हें पता होता है कि उनके साथ इस तरह की चीज़ें होंगी। बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़लस्तीन की हिमायत में इसराइली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर रहे हैं। ये भी एक स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से इसराइल की बहुत सारी कंपनियों को नुकसान पहुँच रहा है। और बेला हदीद ने ये कहा कि फ़लस्तीन की देर से हिमायत करने पर मैं शर्मिंदा हूँ। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि आई एम सॉरी, आई डिड इट टू लेट, और मुझे इनसे बहुत पहले फ़लस्तीन की हिमायत करनी चाहिए थी, और मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया को ये पता लगे कि खामोश रहने की अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीन के हक़ में बोलने पर मेरी जान को भी ख़तरा है, लेकिन मैं इस ख़तरे को भी मोल लेने को तैयार हूँ और मैं नहीं डरती हूँ। ये है उनका जज्बा। और एक तरफ इसराइल ने क्या किया है, अब जो लेटेस्ट खबरें आई हैं, 10,000 साढ़े 10,000 के करीब लोगों को वहाँ पर लुकमा अजल बना दिया गया है। 10,500 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, और उसके अंदर तकरीबन 5,000 के करीब बच्चे हैं जिनको वहाँ पर मारा गया है इसराइली फ़ौजियों की तरफ से। इसराइल की बर्बरियत का वो नज़र हो गए। अब रोज़ाना 4 घंटे के वक्फे पर इत्तफ़ाक़ किया गया है कि जो भी बमबारी की जा रही है इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन पर, उसमें रोज़ 4 घंटे का वक्फ़ा होगा। बड़ा एहसान कर रहे हैं ये इसराइल और अमेरिका वाले। इन दोनों ने मुलाकात की, मीटिंग की, और उन्होंने कहा कि जी गज़ा के लोगों को हम 2 इंसानी राहदारियाँ फ़राहम करेंगे जहाँ से वो सेफ़ एस्केप ले सकें। और इससे पहले वीडियोज़ भी लोगों ने देखी है कि जिसमें उन रास्तों पर भी बमबारी की गई जहाँ से ये लोग जा रहे थे। इसराइल ने कहा कि आप साउथ की तरफ चले जाएँ, वो लोग साउथ की तरफ जाने लगे और वहाँ पर भी बमबारी की गई। तो ये बेसिकली एक जेनोसाइड है जो कि हम विटनेस कर रहे हैं। और इसराइल ने अब यकीन दहानी ये करवाई है कि रोज़ाना 4 घंटे तक मैं आप लोगों को बख्श दूंगा। दिन के 24 घंटों में से 20 घंटे मैं आपको मारता रहूँगा, बमबारी करूँगा। 4 घंटे का ये वक्फा होगा और आज से इस पर अमल दरामद होगा। और वाइट हाउस के मुताबिक ये वक्फे जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर हम चाहते हैं। वाइट हाउस ये कह रहा है कि जी वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया इसराइल, और हम चाहते हैं कि रोज़ाना 4 घंटे का वक्फा प्लीज़ आप दे दें इनको, इतना मत मारें, 20 घंटे आप रोज़ाना मारते रहें और 4-4 घंटे इनको आप छोड़ दें। तो अब देखते हैं कि ये कितने अरसे तक ये मामला चलता रहता है। और अमेरिका की जानिब से ये बयान आया है कि ये वक्फे दुरुस्त सिमत की जानिब एक कदम है और गज़ा में मज़ीद इमदादी ट्रक ले जाने की भी ज़रूरत है। और अमेरिका ये कहता है कि जी रोज़ाना तकरीबन 150 इमदादी ट्रक ऐसे हैं जो कि
फ़लस्तीन में, गज़ा में ख़ास तौर पर पहुंचने चाहिए। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसी अरेंजमेंट हो कि 150 इमदादी ट्रक वहां पर पहुंचे। तो अब ये देख लीजिए इन लोगों की जो बेहिसी है वो इस हद तक और इस लेवल तक पहुंच गई है कि ये मारने के दरमियान 4 घंटे का वक्फा देंगे और उसके बाद ये अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि हम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, हम देखें हमने कितना बड़ा काम किया कि 10,500-11 हज़ार लोगों को मारने के बाद हमने आपको ये मौका भी दिया है कि आप 4 घंटे आराम से बैठें, 4 घंटे आप सुकून से जो है वो बैठे, हम आपको 4 घंटे बम नहीं मारेंगे। तो ये तो थी जी कुछ खबरें और बहुत सारी खबरें हैं। साजिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी इस्लामाबाद से और हमारे नुमाइंदे, इनसे कुछ ज़रा मौसम की सूरत हाल पर भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम साजिद। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। ज़रा मौसम की सूरत हाल तो बता दें हमें। जी बिल्कुल, आपको थोड़ा सा ये बता चलूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़श्ता शब से वक्तन फ़वक्तन बारिश का सिलसिला जारी है। एक तो ना सिर्फ नॉर्मल बारिश है बल्कि हम ये देख रहे हैं कि तूफ़ानी बारिश रात को हुई और ना सिर्फ बारिश हुई बल्कि यालाबारी और बर्फ़बारी भी हुई और रावलपिंडी कैंट के एरियाज़ में बर्फ़बारी जो है वो रिपोर्ट की गई और ये भी देखने में आया कि मुख्तलिफ जो मुतअद्दिद शाहराह थी उनमें दोनों साइड रोड के जो थे वो पानी से भर गए और कुछ थोड़ी सी लोगों को मुश्किलात भी हुई, लेकिन बेशतर शहरी जो थे उन्होंने इस चीज़ को बड़ा एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो रावलपिंडी में चकलाला के मुकाम पे 82 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई और उसके अलावा अगर बात की जाए शमशाबाद की तो वहाँ भी 71 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। और इस तरह अगर मरी की बात की जाए, अगर कागान नारान की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए, मानसेरा की बात की जाए तो सब तरफ बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। और जो केपी गवर्नमेंट है, कागान नारान चूँकि अब एक लॉन्ग वीकेंड था तो कागान नारान के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है क्योंकि ऑलरेडी सयाह जो है एक बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच चुके हैं और बताया जा रहा है कि चूँकि मज़ीद जो है वहाँ पे जिस तरह गुज़श्ता साल हमने देखा था कि सब लोग स्टक हो गए थे, तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए ऐसे इकदाम किए गए हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तेज़ बारिश के बाद रावलपिंडी में अच्छा साजिद ये भी हमें बताइएगा कि ये इस्लामाबाद में क्या पाबंदी लगाई गई है कि जो स्मोक वाली गाड़ियां हैं वो ना आएँ और धुएं वाली गाड़ियों को जो है वो रोका जाएगा इस्लामाबाद में दाखिले से, ये इसके बारे में भी अगर कुछ आगाह कर सकें हम। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इस्लामाबाद में ये जो धुएं वाली गाड़ियां हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है और पाबंदी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर फिर भी उसका कोई वायलेशन करता है तो उस सूरत में उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा ही जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी ऐसा ही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गाड़ियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ थानों में बंद की जा रही हैं। चूँकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो स्मोक का बायस बनती हैं, इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो इंस्ट्रक्शंस जारी की गई थी उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि खासे एक्टिव हैं। सेक्रेटरी RTA जो हैं उनकी जानिब से बड़ी गाड़ियाँ जो हैं उनको खुद ज़ाते खुद फील्ड में जा के रोका जा रहा है, गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं, मुख्तलिफ स्पॉट्स पर स्नैप चेकिंग की जा रही है, रोक रोक के गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और हदायत जारी की गई हैं कि इस किस्म की गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए क्योंकि लाहौर में जिस तरीके से मुतादिद मुकामात पर लॉकडाउन भी किया गया है और स्मोक की वजह से जिस तरह से लोगों को नुकसानात हो रहे हैं तो उससे बचने के लिए हिफाजती इक़दाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, इस्लामाबाद में ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए और ये इकदाम जो है बिल्कुल काबिल सताइश है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, साथ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन साहब भी मौजूद हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वो लाहौर में जो स्मॉग की सूरत हाल है उसके बारे में ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम। वालेकुम सलाम अवैस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक जी, आप बताइए लाहौर का मौसम कैसा है? कोई स्मॉग में जो लॉकडाउन किया जा रहा है थोड़ी उसकी तफसील बताएं। कुछ कमी आई? यहाँ तो कुछ बारिशें हुई हैं तो वहाँ की क्या सूरत हाल है? वैसे सबसे पहले तो ये कि लाहौरियों के लिए ये खुशखबरी है कि गुज़िश्ता
2 हफ्ते जो हैं उन्होंने शदीद स्मोग में गुजारे हैं और लाहौर का शुमार जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में हो रहा था, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत काफ़ी हरकत में आई और लाहौर की ज़िली इंतज़ामिया, कमिश्नर लाहौर खासतौर पर मोहम्मद अली रंधावा जो थे वो भी काफ़ी मुतहरिक नजर आए थे। और इस हवाले से 9 नवंबर की छुट्टी के साथ 10 नवंबर यानी कि जुमे की जो छुट्टी थी वो अजाफी दी गई थी ताकि जो स्मोग है उसके ऊपर कुछ कंट्रोल किया जा सके और लोगों को इसके असरात से बचाया जा सके। लेकिन आज सुबह तकरीबन 6 बजे से शुरू होने वाली बारिश जो है उसने ना सिर्फ सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा किया ही है, वहीं स्मोग की शिद्दत जो है वो बहुत कम हो गई है, जो कि तकरीबन अब 150-160 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज तक तो ये अक्सर 400 तक जो है वो ये पहुंच चुका था। तो अब ये है कि सूरत हाल के अब आज तो जो छुट्टी है और कारोबारी मराकज़ जो है वो हफ्ते और इतवार को हुकूमत पंजाब की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि ज़बरदस्ती बंद करवाए जाएंगे। लेकिन आज जो ये बारिश और तेज़ हवा चल रही है उसका असर इस कदर ज़्यादा है कि स्मोक की शिद्दत जो है वो लाहौर शहर में, जो कि एक अगर हम देखते थे तो हमें धुंधला धुंधला सा हर तरफ दिखाई देता था, तो अब जो सूरत हाल ये है कि अब वहाँ पर जगह क्लियर हो गई है, नज़ारे क्लियर हो गए हैं और स्मोक की शिद्दत इंतहाई कम हो गई है। जी अब लाहौर जो है वो ठीक से नज़र आना शुरू हो गया है। जी वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी फ़हीम अमीन साहब हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे लाहौर से, और हमें स्मोक की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अच्छा, लाहौर में एक और वाक़या पेश आया, उसकी तरफ भी मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। लाहौर का इलाका है इकबाल टाउन, वहाँ पर एक मस्जिद है और उस मस्जिद में एक लड़ाई की वीडियो है जो कि सामने आई है। और लड़ाई क्या, बेसिकली वो एक हमला हुआ है, और हमला किसने किया है? भतीजों ने अपने चचा पर हमला किया है। और वो हमला हुआ क्यों है? जायदाद का मामला। 4 भाई, चारों भतीजे, मतलब इन्होंने अपने चचा को मारा पीटा। चचा का जो बेटा था उस पर भी हमला किया, दोनों बाप बेटे जख्मी हुए और मस्जिद के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखा गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से मस्जिद की भी एक तरीके से बेहुरमती हो रही है और रिश्तों की भी बेहुरमती हो रही है। ये जो जायदाद का तनाज़ा होता है ना, ये आपको इस लेवल तक ले जाता है। अब मुझे नहीं पता इसमें कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मारने वाला अगर मस्जिद में ये काम कर रहा है तो गलत कर रहा है, और अगर हथियाने वाला है जिसको दौलत में हिस्सा नहीं मिल रहा है तो जिसने हथियाया है गलत तरीके से वो हिस्सा, जाहिर है वो भी गलत काम कर रहा है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए भाई। ये जिस तरह की सूरत हाल, कभी कभी इंसान के रिश्तों की इस तरीके से मामलात हो जाते हैं कि बस इंसान कहता है कि अब अल-अमान अल हफीज़, बस अल्लाह ताला हमें पनाह दे। अब जाहिर है जो इस वक्त गुर्बत का लेवल है, और अगर चलो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी इतनी अच्छी नहीं भी है तो भी जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे मामला क्या था, लेकिन ओवरऑल दुनिया की इस वक्त सूरत हाल देखी जाए तो लोग कोई अच्छी कंडीशन में नहीं है। अब यूएई से खबर आई है, एक यूएई ने मुबैना तौर पर गैर हुनरमंद पाकिस्तानी जो है वो जो लेबर वीज़ा उनको मिलता था उसका इजरा मुअत्तल कर दिया है, और उससे खलीजी मुल्क में जो पाकिस्तानी तारिकीन वतन है उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया है। अब ये पाबंदी जो लगाई गई है ये पेशगी इत्तला नहीं थी, कोई वाज़े वजूहात इसकी भी सामने नहीं थी, उसके बगैर भाई ये पाबंदी लगा दी गई है। और पाकिस्तानी तारिकीन वतन जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात की आबादी का 10% से ज़्यादा हिस्सा है, मुल्क की सबसे बड़ी और अहम तरीन कम्यूनिटीज़ में शामिल है। और पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन है उन्होंने बड़ा इस पर तशवीश का इज़हार किया है, और उन्होंने कहा है कि जी मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाजमत के मौके तलाश करने वालों के लिए बड़ी बुरी खबर है ये। और उनके तर्जुमान ने यह भी कहा कि यूएई के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बगैर किसी वजाहत के पाबंदी पर अमल दरामद किया है, और पॉलिसी में इस अचानक तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान से मुलाजमत की मुतअद्दिद दरख्वास्तें ज़ाहिर वो मुस्तरद हो गई हैं, और उससे मुमकिन तौर पर बहुत सारे ऐसे मेहनत कश हैं जो कि जिनकी रोजी रोटी मुतासिर होगी। ज़ाहिर है वो जा रहे थे बाहर, पाकिस्तान की सूरत हाल हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग बाहर जा रहे थे, तो अब वहाँ पर जो ये वीज़े अब नहीं दिए जाएंगे उनको, तो इससे ओवरऑल एक इम्पैक्ट उन पर भी आएगा, इकनॉमी पर भी आएगा। तो ये तो मामला हो गया यूएई का। अब ज़रा भारत की तरफ चलते हैं, और भारत में कुछ अरसे से जारी है जी मुस्लिम दुश्मनी। मुख्तलिफ़ औकात में हम देखते रहे हैं, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ बीजेपी की हुकूमत में ऐसी हुई हैं कि जिसको देख कर हम सब इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में हासिल किया गया, और आज हम एक आज़ाद वतन में सांस लेते हैं। अब बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी की जो अब ताज़ा तरीन मिसाल सामने आई है वो है अलीगढ़।
जहां पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी। अलीगढ़ शहर का नाम तब्दील करने की करारदाद मंजूर हुई है और बेसिकली ये उस पूरे सिलसिले की एक कड़ी है कि जिसमें मुसलमानों की शनाख्त मिटाई जाएगी और अब अलीगढ़ का नाम तब्दील करके उसका नाम रखा जाएगा हरिनगर और ये करारदाद मंजूर की गई है जो कि बीजेपी की हिमायत वाले म्यूनसिपल बोर्ड ने मंजूर की है और भारतीय मीडिया के मुताबिक हतमी मंजूरी के लिए ये करारदाद रियासती हुकूमत को भेज दी गई है और भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासती हुकूमत पहले भी मुसलमानों के नामों से मंसूब कई शहरों को तब्दील कर चुकी है। इस हवाले से हम पहले भी आपको बता चुके हैं और अब ये लेटेस्ट जो है अलीगढ़ को हरिपुर या हरिगढ़ या जो भी उसका नाम होगा, लेकिन अली का नाम जो है वो अलीगढ़ का नाम जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। क्या क्या मिटाएंगे, मामला ये है कि क्या क्या मिटाया जाएगा, ये है असल चीज़। और कितना तब्दील किया जाएगा हिंदुस्तान को, वो जो एक सेकुलर रियासत के तौर पर अपने आप को दुनिया के सामने प्रमोट करता है, उसकी मुस्लिम हेट्रेड, माइनॉरिटी हेट्रेड वो सारी दुनिया के सामने आया है और आया होती रहेगी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम दोबारा वापस आएंगे तो कुछ खास पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात भी कराएंगे और भी बहुत कुछ है हमारे प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। खेल की कुछ बात करते हैं लेकिन क्रिकेट की बात नहीं। क्रिकेट की बात के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें उसके हवाले से भी करनी है, लेकिन क्रिकेट के अलावा हमारे मुल्क में और भी बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे खेल खेलते हैं और भी बहुत सारे एडवेंचर्स करते हैं लोग, एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कारनामों को हमने जाना नहीं है अब तक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं है क्योंकि ना मीडिया उन्हें कवर करता है, ना स्पॉन्सर्स उनके साथ होते हैं। वो लोग अपनी मेहनत पर मुख्तलिफ चीज़ें करते रहते हैं लेकिन हम उन्हें खोज निकालते हैं, ढूंढते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी दो हमारे मौजूद मेहमान और ये दो मेहमान वो हैं कि जो कि एक बड़ा ख़ास काम करने जा रहे हैं। वो ख़ास काम क्या है ज़ाहिर है वो यही बताएंगे आपको। एक है जी अली मुस्तफ़ा साहब और दूसरे हैं जी अली रज़ा साहब और ये दोनों हमें बताएंगे कि ये क्या करने जा रहे हैं और इन दोनों का जो प्रोजेक्ट है वो आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे सुनते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुस्तफ़ा थोड़ा सा हमें बताएं ये जो आप लोग ट्रिप करने जा रहे हैं ये ट्रिप है क्या और क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ का हमने सिलसिला सुना था, ये आप लोग अराउंड द वर्ल्ड जो ट्रिप है आपका वो क्या है? सर ये कहानी जो है वो आप कह लें कि जुनूनियत की इंतहा है कि जब हमने इसका आगाज़ किया तो आइडिया नहीं था कि ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये चला जाएगा। तो चूँकि हमारी इसके अंदर हमने 3 कॉजेज़ को जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया। अच्छा। कि फ़र्स्ट बीइंग अ पोलियो पर्सन, पोलियो अवेयरनेस की कॉज इसमें शामिल की। हमारी एक टीम मेंबर है फातिमा राठौर, शी इज़ आल्सो स्पेशल पर्सन, उनकी वजह से हमने जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की कॉज को शामिल किया। देन जो सैयद अली रज़ा नकवी साहब है ये पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को, तो हमने तीनों कॉजेज़ को डिवाइड करके जब इसकी प्रिपरेशन की तो इसको हमने पहले एशिया तक रखा। देन फिर हमने जो है वो नज़र दौड़ाई कि दुनिया में ऐसा क्या चीज़ है कि जिसको हम मतलब कि पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे गाड़ सकें। तो हमें जी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नज़र आया 83,000 माइल्स का। अच्छा। जो कि अमेरिकन वॉर वेटरन थे उनकी जानिब से ये कायम किया गया था 1982 के अंदर। और उसने 4 अटैम्प्ट्स के अंदर तकरीबन को 10 से 12 साल में 83,000 माइल्स का ट्रैवल किया। अच्छा, 10 से 12 साल। उसकी लेग्स नहीं थी, आर्टिफिशियल लेग्स थी उसकी। तो हमने फिर उसको टारगेट किया, उसके टारगेट को देखते हुए अपना टारगेट सेट किया। उसको तो हमारे जी 100,000 माइल्स मतलब कि 1,65,000 किलोमीटर। अच्छा। तो जब इसकी हमने वो सारी मेजरमेंट्स की कि ये कहाँ तक जा सकता है तो ये अबव 600 डेज के ऊपर जाएगा। ओहो, अच्छा। ये मतलब 80 डेज का वो नहीं है अराउंड द वर्ल्ड। हाँ हाँ। इसमें अबाउट कुछ 600 डेज जो है वो ट्रैवलिंग है। और क्योंकि बीइंग ए नॉर्मल पर्सन मैं तो 600 किलोमीटर्स भी एक दिन में कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो हमने उसकी फिर डिवीजन की जी
कि 350 किलोमीटर पर डे जो है वो हम ट्रैवल करेंगे। उसमें फिर हम इस पूरे डिस्टेंस को जो है वो 600 डेज के अंदर कवर कर देंगे। क्या बात है, यानी ये 3 लोग चक्कर लगाएंगे दुनिया के बहुत सारे ममालिक का। कोई तकरीबन 1,65,000 किलोमीटर का सफ़र होगा, 600 दिन का ये सफ़र होगा। और हमारे जो अली भाई, जो मुस्तफ़ा भाई जो हैं, वो पोलियो में मुब्तला हैं, लेकिन उसके बावजूद मोटरसाइकिल पर ये सफ़र करेंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे कि जज्बा और हिम्मत क्या होती है। अच्छा अली भाई, ये बताइए, जो 600 दिन है उसमें आप मतलब कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ तक ये ट्रिप पर जाएंगे, पूरी इसकी थोड़ी डिटेल बता दें। अच्छा, इसमें जी हमारे जो अभी तक जो रूट प्लान में हमारे पास हैं वो 74 कंट्रीज़ हैं। 74 कंट्रीज़, लेकिन ये जाते हुए हमें जो है वो 6, 7, 8 कंट्रीज़ हम और ऐड ऑन कर लेंगे। इसमें ये 80 कंट्रीज़ तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन जो रूट प्लान में है वो 74 है। ठीक है। स्टार्टअप हमारा जी इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद से हम ताफ्तान बॉर्डर पे जाएंगे, ईरान बॉर्डर जो है, ईरान से इराक, इराक से यूएई से सऊदी अरब। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो सफ़र आप लोग मोटरसाइकिल पर करेंगे, 75 ममालिक जाएंगे, 600 दिन तक आप लोग मोटरसाइकिल पर होंगे, तो इस तरह के सफ़र में मोटरसाइकिल पर अगर आप कर रहे हो तो क्या क्या नीड्स होती हैं? बेसिकली तो दिलगुर्दा ही चाहिए जी। और वो तो ज़रूरी फिर ये है कि जी इसमें जो हमारा जो पैशन है, वो पैशन ये है कि इस अटेम्प्ट को अगर हम लोग कर जाते हैं, और इंशाल्लाह हम इसको करेंगे इंशाल्लाह, तो इसमें 4 to 5 जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, वो हम बीट करेंगे। तो वो पाकिस्तान के लिए अगर हम जैसे लोग कुछ कर सकें तो इससे बड़ी और क्या इंस्पिरेशन होगी, वो नहीं हो सकती। मैं ये रिकॉर्ड्स के हवाले से भी पूछूंगा, लेकिन मुस्तफ़ा बेसिकली मैं जो समझना चाह रहा हूँ वो ये कि मुस्तफ़ा आपको जो है वो पोलियो की वजह से आपकी जो मोबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। अच्छा, आपके पास ये फिर ये बैसाखियाँ भी होती हैं, और अब आपकी जो मूवमेंट है रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से आपकी क्या क्या स्पेशल नीड्स होती हैं? जब आप बाइक पर इतना लंबा सफ़र करते हैं तो आपकी क्या ज़रूरियात होती हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम अपनी जो व्हीकल है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और उससे भी बड़ी बात कि बीइंग अ पोलियो पर्सन, क्योंकि पोलियो की डिसेबिलिटी में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत वीक हो जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से हमें जो है वो स्टिल एक जगह पे हार्डली हम 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमें थोड़ी सी बॉडी रिलैक्सेशन चाहिए होती है, हम ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। तो उस चीज़ को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखते हुए फिर हमारा ये टारगेट होता है कि हम, अच्छा भी मेरी कैपेसिटी ये है कि मैंने अपना रखा हुआ कि 1 घंटा मैंने स्टिल बाइक के ऊपर बैठना है। 1 घंटे के बाद जो भी स्टॉप आता है, नदी आता है, नाला आता है, जो भी आता है, वहाँ बाइक खड़ी करनी है और साइड पे उतर जाना। 10 से 15 मिनट उतर के लेग्स को, बॉडी को रिलैक्स करना है, ख़ुद को स्टेबलाइज करके देन फिर आगे जो है वो उसको करना। तो अपनी आपकी कंडीशन को भी हमने मद्देनज़र रखते हुए ख़ुद की भी प्रिपरेशन इस सेंस में करनी है कि हमें, क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी है जी, और हमें नहीं आइडिया कि हमने क्या क्या मुश्किलात को फेस करना है। लेकिन अभी हमारी जो, जिस तरीके से अली भाई ने आपको बताया है कि हमारी प्रिपरेशन ही 200 किलोमीटर तो हमारा चल रहा है, लेकिन हम बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि सख्त गर्मी थी जब इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो एसी, पंखा सब कुछ बंद के फुल गर्मी हो और हम उसमें कितना मतलब कि बर्दाश्त कर सकते हैं उसको। अभी सर्दी आएगी, सर्दी को भी हम जज करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, देन उसके अकॉर्डिंगली फिर उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। तो इसी तरीके से इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी हमारी जो है, सेफ्टी किट्स हो गया, हेलमेट्स ऐसे हों, फिर मतलब कि और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जिसको लगे हुए। सही। अच्छा, इन तमाम ममालिक के जो 75-80 ममालिक जो आप जाएंगे, इन सब के वीज़े जो है वो कैसे मिलते? प्रोसेसिंग उसकी जारी है जी। अच्छा। इसमें मैं ऑन बिहाफ ऑफ योर चैनल मैं ये कहूँगा जी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने आउट ऑफ द वे जाके हमें सपोर्ट किया है, और वो दैट इज़ अ रिमार्केबल एफर्ट। हमें जी 72 कंट्रीज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बाकायदा लेटर्स इशू किए हैं जो एम्बेसीज़ को किए हैं, जिसकी वजह से वो हमारे लिए काफ़ी जो है प्रोसेसिंग वो काफ़ी कन्वीनियंट हो गई है जी।
और कुछ जो है वो अभी हमारी कल बात चल रही थी, कुछ वीज़ों के ऊपर जो है वो हमें बाकायदा जो हमारे मिशंस हैं, जो हमारी एम्बेसीज़ हैं जिन कंट्रीज़ में, वो हमें सपोर्ट कर रही हैं जी बहुत ज़्यादा। और ख़ुसूसी तौर पे जी चेयरमैन सेनेट मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बिलावल साहब और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस कॉज में हमें इस कदर सपोर्ट किया है कि अगर हम जितना उनका शुक्रिया अदा करना चाहें तब भी नहीं हम कर पाएंगे, इस हद तक हमें सपोर्ट है जी। सही। अच्छा, अब जब आप इतना लंबा ट्रैवल कर रहे होते हैं और इतने सारे ममालिक जा रहे होते हैं और ख़ास तौर पर बाइक पर जा रहे हैं, तो इश्यूज़ क्या क्या आ सकते हैं, प्रीएम्प्ट कर सकते हैं हम ना, कि फॉर एग्जांपल आप जाएंगे कि किसी जगह पर लैंग्वेज का मसला हो सकता है, फिर आप यूँ कहेंगे कि रास्ते नेविगेशन का मसला हो सकता है, और क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं? उसमें जो नेविगेशन सिस्टम है जी वो हमारे पास अवेलेबल है। लैंग्वेज बैरियर जो है वो ऑलमोस्ट जो है पूरी दुनिया इंग्लिश बोलती है, इंग्लिश नहीं बोलती तो वो आपको फिर इशारों की ज़ुबान तो है ही है उस पर तो हम चल ही जाएंगे। अभी रिसेंटली मुझे इत्तेफाक हुआ एक अरब कंट्री में जाने का, तो वहाँ पे ना मुझे उनकी समझ आ रही थी ना उनको मेरी समझ आ रही थी, फिर हमने जो है ना वो इशारों की लैंग्वेज यूज़ की। सही। और वो फिर मैं पूरा मुल्क फिर के वापस आ गया। ज़बरदस्त। अच्छा मुस्तफ़ा, आपने इससे पहले बाइक पर जो टूर्स किए हैं उनके बारे में भी ज़रा बताइए। अच्छा, मैंने जी अपना जब ये लास्ट हमने किया चाइना का, ये जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, पाकिस्तान की तारीख का पहला नेशनल रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाम है माशाल्लाह, कि सिंध से लेकर खुंजराब तक, उसमें जितनी सिटीज़, जितने प्रोविंस और वैलीज़ वगैरह थी उनको हमने कवर किया। ये अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कोई 7,000 किलोमीटर का ट्रैवल था, जो कि हमने कोई 15 दिन के अंदर जो है ना उसको कंप्लीट किया। वाह। और मज़े की बात ये जी कि मुस्तफ़ा को मैंने बहुत रोका, मैंने कहा जी कि आप ना जाएं, वेदर सिचुएशन नहीं है, हाँ, आप उसमें ना जाएं। इसने कहा नहीं, मैंने अली भाई मैंने जाना ही जाना है, कि चलें फिर जाएं आप। और सख्त वेदर कंडीशन में जी ये खुंजराब तक गया फ्रीजिंग टेम्परेचर के साथ, और ये करके आया जी। अच्छा, इसमें भी मैं आपको छोटा सा इजाफा करता जाऊँ, उस वो भी एक सुनेरियो, क्योंकि जब वो अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है ना किसी को मिलवाना, तो फिर रास्ते खुद ब खुद निकलते जाते हैं, कड़ियाँ मिलती जाती हैं। अब चूँकि मेरा एक वो जुनून सवार था कि भाई मैंने इस रिकॉर्ड को कायम करना है। अभी तक मेरे मुल्क के अंदर किसी स्पेशल पर्सन की जानिब से ये ऐसा नहीं किया गया। बिल्कुल। अच्छा, मैंने अब उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की और अब डिफरेंटली कंपनीज़ के पास जाना और उनसे रब्ता करना कि मुझे इसमें जो है आप दूसरों को भी स्पॉन्सर करते हैं, तो मेरा ये एक कॉज़ है, तो उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। तो उनमें बहुत सारों ने जो है ना वो ये कह के मतलब कि बोला कि यार पागल तो नहीं हो गए। हाँ, ये आपको पता है, आपके पहली तो ये बात है कि ये बाइक की जा नहीं सकती। दूसरा ये वेदर जो है वो ख़राब हो गया है, नारायण का गान, बाबूसा टॉप सारा बंद हो चुके हैं। ठीक है, हम इस तरह करते हैं, हम आपको पेट्रोल की टैंकी फिल करवा देते हैं और आप लाहौर के चक्कर वगैरह काट लो। हाँ। ये एक मेंटेलिटी बन चुकी है, एक सोच ऐसी हमारी माशरे के अंदर बन चुकी है। तो मैं बड़ा डिसहार्ड हुआ था। आप बिलीव करें 30 लोगों में से 2 लोग थे कि जिन्होंने मेरा इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी सपोर्ट करते हैं, अच्छा आप ये कर सकते हैं। पहले उन्होंने मना किया, जैसे ये अली भाई कह रहे हैं, इन्होंने बहुत मना किया। ये डिस्कवर पाकिस्तान का मैं ख़ास तौर पे इनका तो शुक्रगुजार हूँ ही, लेकिन डिस्कवर पाकिस्तान का डॉक्टर कैसर रफ़ीक का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उनको साथ जब मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने बड़ा मुझे ना वो करने की कोशिश की कि यार ये ना जाए, ना करो। हाँ। तो लेकिन जब मैंने ज़्यादा इसरार किया, मैंने कहा सर मैंने करना है, फिर उन्होंने कहा कि ओके। मतलब आप जो ठान लेते हैं वो फिर कर लेते हैं माशाल्लाह। लेकिन उसको हम थोड़ा लाइटर मोड में कहेंगे, आप ढीठ ज़्यादा है, ज़िद्दी ज़्यादा है? सर दोनों को मिक्स कर दो, दोनों टारगेटेड कहें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, टारगेट है, विजन है, बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड है, पैशन ज़्यादा। सर होता ये है कि देखिए, बीइंग अ स्पेशल पर्सन, हम जितनी मुश्किलात अपनी सोसाइटी से बर्दाश्त करते हैं, लोगों की तरफ से वो बातें सुनने को मिलती हैं जिनसे समटाइम अकेले बैठ के खुद रोते हैं हम कि यार ये ऐसा क्यों बोल जाते हैं, क्या हम इंसान नहीं हैं? ये क्यों ऐसा लोग करते हैं कि मतलब कि अगर कोई क्या है यार, एबल बॉडी क्या है, डिसेबिलिटी आपकी किधर है? डिसेबिलिटी आपकी यहाँ पे आपकी दिमागी तौर पर डिसेबिलिटी है। जब अल्लाह पाक ने आपको हाथ दिए, सलामत दिए, मेरी एक लेग का इशू है ना, मुझे हाथ तो मजबूत दिए हैं
बॉडी तो मजबूत दी है, क्या नहीं कर सकता मैं। तो बजाय उसके कि हमारी हौसला शिकनी की जाए, हमने हमारे साथ खड़े होना चाहिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं अली भाई कि इस पूरे सिनेरियो में जो आपका सफ़र होगा 75 से 80 ममालिक का, इसमें 4-5 रिकॉर्ड्स भी बनने हैं जो आपने बताया, वो कौन से रिकॉर्ड्स होंगे? लेकिन जी एक तो फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो तो 83,000 माइल का रिकॉर्ड है, वो 4 अटैम्प्ट्स में है, हम उसको सिंगल अटैम्प्ट में ब्रेक कर रहे हैं। वो 12 साल में बना था, 1982 में स्टार्ट किया था उस बंदे ने, डेव बार बंदे का नाम था, उसने स्टार्ट किया था, अमेरिकन वॉर वेटरन है। 94 में जाके उसने उसको 4 पोर्शंस में वो कंप्लीट किया। एक तो वो है हमारा 100,000 माइल का रिकॉर्ड है, ये हमारा हो जाएगा। फर्स्ट पोलियो पर्सन एवर, बिल्कुल, जो अराउंड द वर्ल्ड जाएगा। पहली पाकिस्तानी खातून, और वो भी स्पेशल पर्सन, बिल्कुल जो बाइक के ऊपर पूरी दुनिया घूमेगी। तीसरा रिकॉर्ड। चौथा रिकॉर्ड हम इसको शॉर्ट टाइम में पूरा कर लेंगे। पांचवा रिकॉर्ड अगर कोई कंसिडर कर ले तो 53 इयर्स का बंदा पाकिस्तानी मोटरसाइकिल पे पूरी दुनिया घूमेगा। अरे देखें, लेकिन 53 कुछ भी नहीं है। ये जो काम आप लोग कर रहे हैं इसमें तो दिल आप लोगों का और जो जज्बा है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और वही मैटर करता है। अच्छा मुस्तफा भाई, अब ये जो पूरा टूर होगा 600 दिन तक आप लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, तो इसमें पैसे भी तो खर्च होते हैं ना भाई? इसमें टोटल कितना खर्चा आएगा और वो पूरा कैसे होगा? सर इसकी जो हमने बजटिंग की थी, इसका जो हमने ओवरऑल सारा कुछ निकाला था वो था तकरीबन कोई 2 लाख डॉलर। अच्छा। उसमें काफ़ी लोगों के साथ हमारे मीटअप्स हुए, मीटिंग्स हुई। कुछ ने मतलब कि जो आमादगी ज़ाहिर, क्योंकि आपको पता है सिचुएशन पाकिस्तान की क्या है कि, और सबसे बड़ा जो लोगों को हैरत होती थी वो इस बात के ऊपर हो रही है कि इतने वीज़ाज, इज़ इट पॉसिबल कि आपके ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर लग जाएंगे? कोई आपको अप्रूवल देगा? तो बस उसी को लेकर के हमें भी थोड़ा था। लेकिन मैं एक और सेकंड करना चाहूँगा कि अगर ये, और हम ये पाकिस्तान के पहले लोग हैं कि जिनको इतने वीज़ाज जारी हो रहे हैं। वाह। अभी तक आज तक ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर क्या, दूसरे पासपोर्ट्स के ऊपर भी जो है ना कोई नहीं इतना जा सका कंट्रीज़ के अंदर। तो ये हमारा थोड़ा सा था कि अगर उनकी तरफ से कि आप पहले वीज़ाज लगवाएं, आपके वीज़ाज लग जाएंगे तो हम आपको स्पॉन्सरशिप में, अब आपको जितना भी हो सकता हम आपके साथ चलेंगे। अब उसमें काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बात फिर वही आ जाती है जिस आपसे पहले बात हुई थी कि बहुत सारी कुछ तलखियाँ भी हो जाती हैं। तलखी इस सेंस में मैं कहूँगा कि मैंने अपनी करियर के अंदर ये चीज़ देखी है, प्रैक्टिकली देखा है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन है ना, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करता है, मैं जस्ट एक आम बात करूँगा कि अगर कोई एबल बॉडी है और वो मतलब कि कुछ नेशनल लेवल के ऊपर करता है, और अगर उसकी बैक स्ट्रांग है, तो बड़े बड़े ब्रांड्स और कंपनीज और डिपार्टमेंट्स उसको खुद इनवाइट करेंगे कि आ जाओ। हाँ बिल्कुल, कि हम आपको करते हैं जी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इस चीज़ में हैं, लेकिन आज तक मैंने देखा कि जब कोई स्पेशल पर्सन स्टेप लेता है, मैं शायद बताता चलूँ, आई एम अ 20 टाइम अनबीटेबल नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन ऑफ पाकिस्तान, 3 टाइम पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स हैं मेरे पास। बट इसके बावजूद अगर मैं किसी को ये चीज़ कहूँ कि मतलब कि वो करे, तो वो उस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करता। वो कहता जी आप हमें क्या बेनिफिट दे सकते, आपकी ना कोई वर्थ है, आपका ना मतलब कि है। ये हमने फेस किया है। अच्छा। हमने जितना मतलब के लोगों के पास गए हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिएगा, मुझे कोई आर नहीं है। और मैं चाहूँगा कि बल्कि आज आपके सामने बैठे ये बात कर रहा हूँ, और बल्कि आप नहीं, आपसे मोटिवेशन मिलती है। आप जिस तरीके से एक ब्रेवली बात करते हैं, तो हमें भी वो हिम्मत मिलती है कि यार हम क्यों नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा, क्या हम इस मुल्क के रहने वाले नहीं हैं? बिल्कुल है। अभी मैं रिसेंटली, मुझे किसी ने भेजा और मैं अपने इसी कलर में गया हूँ, इस्लामाबाद अच्छा। की मैं बात कर रहा हूँ, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। तो मैं प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गया, मुझे किसी ने कहा कि आप उनसे मिल लें।
अब मैं जब अंदर एंटर हुआ हूँ, मुझे बिठाया गया और देन तकरीबन आफ्टर 10 to 15 मिनट्स उन्होंने, एक शख्स आता है, उसको ये नहीं है कि यार ये इसके कलर क्या पहना हुआ है, इसके ऊपर स्टार्स क्या लगे हैं और ये कौन है। तो उसने कहा जी कि आप आ जाए मेरे साथ। मैं उठ के 3rd फ्लोर के बाई लिफ्ट लगी थी उसके पास आ गए। तो मैंने कहा जी एक्सक्यूज़ मी, हम किधर जा रहे हैं? उसने कहा जी कि हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं। मैं कि प्रेसिडेंट साहब तो ऊपर बैठते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि इनको नीचे जाके कुछ पैसे दे दो और ये चले जाएं, इनको भेज दो। अब आप थिंकिंग चेक कीजिए कि वो मुझे कंसीडर कर रहे हैं कि ये कोई बैगर आया, कि क्यों? क्योंकि मेरा डिसेबिलिटी का मामला है। तो इतने बड़े लेवल के ऊपर होकर इतनी छोटी सोच रखने वाले जब मिलेंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने तो बारहा अपील की कि यार आए, इस कॉज के ऊपर हमारे साथ खड़े हों। ये हमारी अपनी ज़ात के लिए नहीं है। बिल्कुल। आज मेरा मुल्क जिस दोराहे से गुजर रहा है, हमें अपने उसके सॉफ्ट इमेज को दुनिया के सामने रखना है। अली भाई, मुस्तफ़ा भाई, आपने जो बातें की है ना, वो वाकई मतलब मुझे तो हिलाने के लिए काफ़ी है। और मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने ये आपकी बातें सुनी होंगी कि हम अपने हीरोज़ को जब इस लेवल पर ले आएँ कि हम उन्हें मांगने वाला समझना शुरू कर दें, तो फिर क्या बाकी बचता है? क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने सफ़र में कामयाब होंगे, आपका ये टूर जो है वो कामयाब होगा, स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे, सब कुछ होगा। हम आपके साथ हैं जी। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अल्लाह आपको कामयाब करे। नाज़रीन, वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। क्रिकेट के मामलात पर अब बात करते हैं और सारी दुनिया को एक मरतबा फिर बता दें कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जो सफ़र था वो तमाम हो चुका है। और अब भी अगर आपके जहन में कहीं ये खाम ख्याली है या कहीं पर भी ये ख्वाहिश मौजूद है कि अब भी शायद पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए, तो खुदारा ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होगा। आप लोग बस भूल जाएं और अपने अपने जो दीगर ज़रूरी काम है वो कर लें। बिल्कुल। और इसी हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा भी एक और मामला है और वो है पीसीबी में जो मामले चल रहे हैं और इंज़िमामुल हक साहब का इस्तीफ़ा पीसीबी ने मंजूर कर लिया है। तहकीकात जारी हैं, इन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जनाब डॉक्टर नोमान नियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अवैस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, ज़बरदस्त। कल तो सर ना बारिश हुई, ना श्रीलंका ने अपना कोई हमारी इज्जत बचाने की कोशिश की और ना न्यूजीलैंड ने हमारा ख्याल किया। सभी तरफ से धो डाला हमें तो। वैसे ये जो आपने बात की ना, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट नाउ यार, ये मॉडर्न स्पोर्ट्स जो है ना, अब जो मॉडर्न क्रिकेट है, ये वो एमेच्योर रिक्रिएशन स्पोर्ट नहीं रह गया हुआ। ये टोटल एक इंडस्ट्री है और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं, चाहे वो रियल टाइम डेटाज हैं, चाहे वो जो भी है, बहुत कुछ अब हो चुका है। इसमें ब्रॉडकास्टिंग है और एक स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं। हम लोग बिल्कुल एमेच्योर्स की तरह इसको अब भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और लार्जली हम अपनी क्रिकेट इसलिए रन कर रहे हैं। और अभी तक हमने कोशिश पूरी की थी कि हॉकी और स्क्वॉश तक पहुंच जाएं, लेकिन हम इसलिए नहीं पहुंच पाए कि आईसीसी से हमें एक हेल्दी एनुअल जो है ग्रांट आती है, जो हमारी 34-35 या 38 मिलियन डॉलर बनता है जो भी। तो उसकी वजह से अभी हमारे पास पैसे हैं ज़ाया करने को, लेकिन ना मेथड है, ना अप्रोच है, ना दिल हमारा करता है, ना इंटेंट है, और हम रेलेवेंट अब रहे ही नहीं मॉडर्न और इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। तो ये सोचना, जब हम साउथ अफ्रीका से हार गए थे, उसके बाद लोगों पे डिपेंड होना, वेदर पे डिपेंड हो जाना, तो आई थिंक दैट इज नॉट द चैंपियन स्टफ। आप इंडिया को देख लें, जिस कंपटीशन में वो अनपैरेलल्ड उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। ऑस्ट्रेलिया को देखें, पहले 2 मैच हारे, दे कम अप ब्रिलियंटली। साउथ अफ्रीका पहली इनिंग्स में उन्होंने एक नया फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया, 400 रन कर रहे हैं। पहले टॉप 10 जो इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट हैं, उनमें से 6 या 7 उनके हैं। और आप इनको देख लें, न्यूजीलैंड को, कि 4 मैच हारने के बाद भी दे केम
टॉस जीता, इंजरीज प्रॉब्लम थी, काइल जेमिसन आया, उसी ने खिलाया, मैट हेनरी निकल गया, केन विलियमसन को साथ रखा, प्लान करके अपनी लिमिटेशंस को समझते हुए, अपने रिसोर्सेज को एसरटेन करते हुए, तो 4 बेस्ट टीमें इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की हैं। पाकिस्तान नेवर डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ द सेमीफाइनल्स। ना उनकी अप्रोच थी, ना स्किल सेट था, ना राइट सिलेक्शन थी, ना राइट कॉम्बिनेशंस थे, ना फॉर्म थी, ना इंटेंट थी, ना प्लान था, ना एग्जीक्यूशन थी। और अब आप इम्प्रॉबेबिलिटीज में ना जाएं। We were just there because we had to be there। और हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और हम तो सिर्फ ऐसे गए कि हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, और बातों से और ख्यालों से अगर जीतना होता तो आप और मैं भी आज कहीं और होते। बिल्कुल सही बात है सर, मैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर होता या और भी पता नहीं, और बहुत सारे हैं मेरे जहन में टारगेट। लेकिन अब देखें, हम अपनी टीम को अगर हम एवेल्युएट करें, असेस करें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेट पंडित्स, क्रिकेट गुरुज टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कर रहे थे पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा। इसका मतलब है कि उनका जो एक एनालिसिस है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, वो ये कहते हैं कि पोटेंशियल इज देयर, द फॉर्म और द मेथोडोलॉजी दैट माइट नॉट बी देयर, और द विल एज यू से। यार वैसे आपने बहुत खूबसूरत बात की है। हमारे पास नेचुरल स्किल और फ्लेबॉयंस है। आज से 20-25 साल 30 साल पहले तक जब सारी दुनिया के तमाम क्रिकेट टीम्स जो हैं वो नेचुरल टैलेंट और फ्लेयर पे खेलती थी, तो हम भी एक्सेल करते थे। इंडिविजुअल ब्रिलियंस आज भी है। लेकिन अब मैंने अभी आपको बताया कि पिछले 8-10 साल में ये सिर्फ साइंटिफिक वेज और मेथड जब से इसमें इंटीग्रेट किया गया मॉडर्न स्पोर्ट में, तो आप पीछे रह गए हो, आप रेलेवेंट नहीं रहे हो। आप ये समझो कि आप बाकी टीमें मोटरवे पे निकल गई हैं, फरारी हैं, और आप फिएट रह गए हो। तो इसके लिए प्लेयर्स का कसूर नहीं है, इसके लिए आपको सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, री इन्वेंट करने पड़ेगा व्हील, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये ज़का अशरफ और बिजनेसमैन और ये जो अनरिलेटेड लोग हैं, अब वो ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के पास अब गेम जानी चाहिए टू रन इट लाइक ए कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ बिजनेस वेंचर, और जिसमें ऑपरेशंस हो, एग्जीक्यूशन हो, और फिर आपके प्रॉपर डिपार्टमेंट्स हो, स्टेट ऑफ द आर्ट आपके पास फैसिलिटीज हों। फिर आप टियर सिस्टम पे अपना प्लेयर पाथवे आइडेंटिफाई करके आगे लेके चलेंगे। अब ये लॉन्ग टर्म होगा, ये बातों से अब होने वाला नहीं है। पहले हो जाता था, पहले आप वो कहते हैं ना पेवंद लगा लिया करते थे, पेवंदकारी कर लिया करते थे। अब मुश्किल हो गया, अब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गई है स्पोर्ट। तो ये अब आप पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से नहीं ये करवा सकेंगे। अच्छा, इंडस्ट्री को हाँ, यू नीड प्रोफेशनल्स। अच्छा, अब देखें होगा क्या। अब पाकिस्तान की टीम वापस आएगी, ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा, जो जाहिर है अभी भी शुरू हो गया है और नज़र आ भी रहा है। जो मामला चल रहे हैं पीसीबी के, एक्चुअल ब्लेम वो किसके ऊपर आता है? यार एक्चुअल ब्लेम आता है आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो रन करता है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, और जिन्होंने प्लानिंग, ये एडहॉकिज्म है पिछले 1 साल से, तो आपका बोर्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अभी आप श्रीलंका की मैं आपको मिसाल देता हूँ जल्दी से, कि दे वर द वर्ल्ड कप विनर्स इन 1996, 2003 का सेमीफाइनल खेला, 2007 का फाइनल खेला, 2011 का फाइनल खेला, 2015 का क्वार्टर फाइनल। उनकी ये हालत है कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ मुल्क में, उनकी करप्शन के प्रॉब्लम्स थे। अभी मिनिस्टर ने वर्ल्ड कप हो रहा था कि बोर्ड को सैक कर दिया। तो वही वाली बात आई कि आप लोगों ने अपना फोकस आपका निकल गया है। इसी तरह अब यहाँ पे भी आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लाके और स्पोर्ट्स को एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। और क्रिकेट आपका वाहिद इस वक्त प्रोडक्ट है जिसमें जान है, जो कि डेवलप हो सकता है। तो ये सारा कसूर जो है वो मैनेजमेंट से शुरू होता है, चाहे वो प्लेयर पावर हो, चाहे वो अपना पावर अब्यूज हो बाय द मैनेजमेंट। आप 70 अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, आप आए हुए हैं डे टू डे वर्किंग के लिए। आपका जो मैंडेट है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बनाना, आपका जो मैंडेट है वो चेयरमैन के इलेक्शंस करवाना, वो आप करवा नहीं रहे हैं। तो ये जो ओवरसाइट्स हैं, ये आप क्या कॉन्फिडेंस देंगी आपके स्टॉक को, आपके स्टेक होल्डर्स को, जब आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। जब एक फ्रूट काटने वाला जो है वो अगर एक आप उसको कहेंगे कि क्रिकेट को मार्केट करो, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। तो ये बहुत डीप प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट कि बाबर को सैक कर दिया, शादाब को T20 का प्लेयर लेबल कर दिया, मिकी आर्थर को घर भेज दिया। दीज थिंग्स, ये गिमिक्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड योर क्रिकेट एनीवेज। हाँ, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा, अब जो मामला
इंजमामुल हक साहब के साथ हो रहे हैं, उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है और पीसीबी कहता है कि जी उन्होंने कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। बोर्ड के हवाले से, पीसीबी के हवाले से उन्होंने बयानात दिए मीडिया पे आके, जो कि वो चूँकि कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो नहीं कर सकते। ये मामला आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? यार अवैस बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मुझे पहले ये बताएं कि जितने भी आपके अभी जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है ना, ये 90-95% जो है वो आपके फ्रेंचाइजीज के ऑफिस बेयरर हैं, और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर नहीं आता, क्योंकि इंजमाम ने थोड़ा पुश किया। पीछे वो तला रहमानी था, वो जो साया कॉर्पोरेशन वाला, उन्होंने आपकी ईगोस को ट्विस्ट किया, ईगोस को हर्ट किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जुमरे में। और ये जो हमने पहले भी बात की थी, जो सरोगेट कंपनीज वाले इश्यूज हुए, तो अब आपने विलन बना लिया है। वो यहाँ पे डिवीजन हुई है कि एक पावर ग्रुप जो है वो बाबर को सपोर्ट कर रहा है, एक पावर ग्रुप नहीं कर रहा। और आपके चेयरमैन ने आके, वो जो हमें सारा पता है कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट क्या प्रेस रिलीज आई, किस किस्म की कबाहतें हुई, कैसे मैसेजेस रिलीज हुए। अब इंजमाम ने रिजाइन कर दिया था अक्टूबर के एंड में, तो आपने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था और आपने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी थी जो कि न्यूट्रल कैसे हो सकती है, जो कि बोर्ड के मेंबरान पे थी। फिर पता ये लगा कि जो आपकी डायरेक्टर मीडिया हैं आलिया रशीद, उन्होंने कहा जी मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है क्योंकि मैं डायरेक्टर भी हूँ मीडिया की, तो मैं इस कमेटी पे नहीं आऊंगी। फिर उन्होंने नॉमिनेट कर दिया इनके जनरल मैनेजर मीडिया रजा किचलू। पता ये लगा कि इम्पोर्टेंट इतनी है इंक्वायरी कि रजा इंडिया चले गए, वर्ल्ड कप की टीम पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं ये समझता हूँ ये टोटल ईगो हर्ट हुई है जब इंजमाम मीडिया पे आए और उन्होंने वो प्राइवेट चैनल पे, निजी चैनल्स पे एक्सपोज करना शुरू किया ज़का अशरफ को, वीकनेसेस को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टर्मोइल को। तो उसकी वजह से इन्होंने ये इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। इट इज़ ए कंप्लीट फार्स। और यहाँ पे भी कोई, अगर आप जब डीप जाएंगे तो ये ईगोज की लड़ाई निकलेगी, नजरियात का टकराव निकलेगा, और इसमें कोई आपको सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आएगा नहीं। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि पर्सनैलिटी ओरिएंटेड ये सिर्फ हम फोकस शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पेशेवराई तो मिलने वाली है नहीं, सेमीफाइनल के लिए आपने क्वालिफाई किया नहीं, और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहे, वर्किंग के लिए आप एक्सटेंशन पे बैठे हुए हैं, जो आप करवाना है वो आप करवा नहीं पा रहे। आप इलेक्शंस तो करवा नहीं पा रहे, चेयरमैन इलेक्ट तो करवा नहीं पा रहे। सो एट द एंड ऑफ द डे इंजमाम को बहुत, मैं देखें, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले अ डेविल्स एडवोकेट, इंजमाम की अपनी कबाहतें जरूर होंगी। वन ऑफ द फाइनेस्ट एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, फैंटास्टिक क्रिकेटर। यू डोंट ट्रीट पर्सन्स लाइक दिस। इस तरह रोल मॉडल फिर नहीं बनते, इस तरह फिर आप मुनहरफ करते हैं बाकी जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने आना है, वो फिर डिसएसोसिएट होते हैं अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगे। ये पर्सनल रीजन है, पर्सनल लड़ाई है, एंड बोथ आर ट्राइंग टू वॉश डर्टी लिनन आउट देयर इन द पब्लिक। ये तो वो पर्सनालिटीज़ के साथ तो हमने ऐसा ही किया है, किस बड़ी पर्सनालिटी को हमने बुरा ट्रीट नहीं किया, इसकी तो सर एक लंबी लिस्ट है, और ज़ाहिर है आप मुझसे 1000 गुना बेहतर जानते हैं अगर उस लिस्ट के नाम लेना चाहें। हमने तो खिलाड़ियों के फेयरवेल भी पता नहीं किस तरह के दिए हैं। तो बहरहाल ये तो वाकई हमारा ये इट्स अ पिटी। फाइनली मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो सरोगेट कंपनीज़ का आपने जिक्र किया, जो ज़ाहिर है बेटिंग कंपनीज़ हैं और सारी दुनिया जानती है कि भाई ये किस तरीके से अपने आप को एक फॉल्स एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के जरिए लेकर आ रहे होते हैं। पीसीबी में इस वक्त इसका मतलब है कि ऐसे हल्के मौजूद हैं जो कि उन कंपनीज़ की यूँ कहिए कि इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं हमारे मुल्क में और उनको ओपन करना चाह रहे हैं, और कुछ हल्के ऐसे हैं जो नहीं चाह रहे। तो वो कौन है जो कि उन कंपनीज़ को फ़ायदा देना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत सारों के पर्सनल और वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कट फॉर रोल लोग तो हैं नहीं। और ये मैंने अभी आपको कहा कि सारे इंटरलिंक्ड है। जब से पाकिस्तान सुपर लीग आई, जब से हमारे थोड़े से तो ब्रॉडकास्टर्स हैं स्पोर्ट्स के पाकिस्तान के आउटले पे, तो इन लोगों को फाइनेंशियल अट्रैक्शंस तो नजर आई। तो ये जो सरोगेट कंपनीज थी, जब तक ये चल रही थी, जब तक हुकूमत पाकिस्तान ने एक बेहतरीन डिसीजन नहीं लिया था इनको बंद करने का, तो उस वक्त तक ये सारे जो हैं इनके वो क्या कहते होते हैं, अब तमाम उंगलियां और सर घी सब कुछ कढ़ाई में था। सो इन स्टेक होल्डर्स को अब डेंट तो लगा है। सब और ये पीसीबी में, जो पीसीबी में काम करें या वो फ्रेंचाइजीज के साथ मुंसलिक हों या ब्रॉडकास्टर्स के साथ मुंसलिक हों, तो ये सारों के अपने कॉमन इंटरेस्ट हैं। तो उसकी वजह से ये जो अभी आप मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो हैं, ये इतने विलन क्यों बन गए थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप? क्योंकि दोनों ने मना कर दिया था कि वो सरोगेट लोगोज नहीं लगाएंगे। रिजवान ने मुल्तान सुल्तान के लिए मना कर दिया था, बाबर ने कर दिया था। तो उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हुई, और फिर ये जब बैन हुआ तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं शायद रिजवान का और बाबर का रोल है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर रॉलिंग सुपरस्टार्स, कि उन लोगों ने पावर कॉल्ड्रंस में
कंट्रोल करके और ये बैन करवाया, जिसका बहुत नुकसान हुआ है, चाहे वो पीसीबी की एडवर्टाइजिंग थी, पीसीबी की ये ब्रांड्स थे, टाइटल स्पॉन्सर्स थे, जहाँ जहाँ वो इंटीग्रेट हुई नहीं थी कंपनीज। इसी तरह बहुत सारे आपके प्राइवेट चैनल्स थे और आपकी इवन फ्रेंचाइजेस, किट्स, उनके जो है लोगोज वगैरह, टाइटल स्पॉन्सर्स। सो आई थिंक ये मफादात जो हैं ये फाइनेंशियल मफादात हैं, और देर आर सर्टन ग्रुप्स व्हील्स इनटू व्हील्स वर्किंग विद इन द पावर क्वाड्रेंट्स, द क्रिकेटिंग पावर क्वाड्रेंट्स। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के हवाले से हो रही थी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोएम की 75वीं सालगिरह आने वाली है और इस हवाले से बहुत सारी जो तकरीबात हैं उनका भी इनेकाद हो रहा है दुनिया भर में। और उसके अलावा बरतानिया जो है वो पाकिस्तान में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉजेज़ में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेन मैरियट जो कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान में, उनसे हम बात करेंगे इन दोनों चीज़ों पर। हेलो जेन, गुड मॉर्निंग। Good morning. Thanks so much for having me on the show. Thank you for coming, and it's wonderful to have you in the studio. First of all, let's start with the birthday discussion, the 75th birthday of King Charles. So it's King Charles' 75th birthday. So every year it's the equivalent of a national day, effectively. So we call it the King's Birthday Party, the KBP. We have this weird tradition in the UK where you have the actual birthday of the monarch and then the sort of pretend birthday of the monarch, as it were. And this stemmed from when we had a king whose birthday was in the cold winter months, and he thought no one would turn out to celebrate his birthday. So we had this sort of false birthday party in June, which then continued throughout the life of Her Majesty the Queen, so you could celebrate it either in April with her actual birthday or June, this celebration. And now with King Charles, whose 75th birthday is coming up this month, we've chosen to celebrate his birthday as our national day around the time of his birthday. But King Charles, it's not about him. It's actually about all the things that he has stood for over the years. So he made the first speech on climate change before we knew about climate change in 1968, and the environment and sustainability has been a key part of his approach to life. It'll be a key part of his reign. And so, you know, sometimes you might say, you know, why are you having this National Day celebration when the world is in such a mess, which is a legitimate question. But the answer is that it's about awareness raising, and it's about awareness raising the things he cares about. So although we'll be celebrating his birthday, it'll really be about raising awareness of things that the King cares about, in particular climate, the environment, sustainability, which I think are things we all care about nowadays. So basically it's not about just the festivities and fun, it's about causes and awareness also. So what are the activities that are being planned for this birthday? So here in Pakistan we're planning 3 events, so 3 King's birthday parties, one in Islamabad, one in Lahore and one in Karachi. And the theme throughout all of them will be environment and sustainability. So our visitors in Islamabad will be able to see an e-tuk-tuk, e-scooter thing, and we'll also, all the food will be locally sourced. Everything that we use will be sustainable. So it's a reminder that, you know, yes, you're here to network and interact with each other, but it's about what are we all doing together to protect the planet, to protect each other and build resilience in our societies as climate change becomes ever more a reality. Okay, so let's move on to what we are doing together, the British High Commission and its activities in Pakistan. So we can start off with floods. What is the UK doing? What work has UK done in Pakistan when it comes to the floods? Well, I think, you know, one of the things that I'm not sure we even understood 10 years ago about climate change, when we talked about, you know, the world will get, you know, 1, 2, 3 degrees hotter.
I think some people thought, well, you know, it's okay if it's a little bit warmer. What I don't think we've properly realised, and what wasn't properly explained, because I don't think it was properly understood, is that these weather events result in disasters, result in catastrophes. So something like the floods in Pakistan should have been a once in a lifetime, you know, once in a generational, maybe every 100 years kind of event. But, you know, we had them in 2010, we had them in 2022, yes, we've had a version of them this year, and they're not going away. And so the UK's got sort of two parts of its response when something like this happens, as we did in 2022, and my heart goes out to all of the people affected by them. In the last 20 years, 88 million people have been negatively affected by climate events here in Pakistan. So we've divided our response into that immediate humanitarian response, which was the bulk of the $48 million that we put into that. So that's kind of water, sanitation, shelter, hygiene and things like that. And then the other $12.5 million that we put in is focused on health and education. So about 3.5 million school children had their education disrupted by the floods in 2022, and as things stand, about 1 million of those children won't make it back into the educational system. So we've helped about 85,000 of those kids back into education, and we'll continue working with the government at the federal and the provincial level to try and get more kids back into school. So now, Jane, we are living in the technology era. So how is technology being incorporated in the climate change program of UK? It's fascinating, isn't it? Because you hear all the time, you know, killer robots, AI is coming to steal our job, the apocalypse is upon us, and maybe that's true. I don't think it is. But there are all sorts of ways in which we can use AI in a positive way. And one of the ways that we're doing in climate change, for example, is around an early warning fire detection system. So, you know, it is literally sort of biblical, you know, floods, fires, plagues, all of this sort of thing. So and my previous posting was in Kenya, and in 1 year we had plague of locusts, flooding, drought, and then COVID, the pandemic, at which point we thought we were literally working our way through all of the apocalypses. But here we're using AI to detect fires, sort of when they're very small, when they might not otherwise be spotted, so we can alert authorities, alert communities. It's a pilot project at the moment, but we really hope to be able to put it out nationally in concert again with the provincial and national government. Interesting. So people should know that yes, Elon Musk is saying that AI will destroy us, and all other technology pundits are saying that technology is dangerous, but there's a lot of positive stuff that is also attached to technology, and we can take technology's benefits. Okay, now moving on to COP28. What is the UK's agenda for COP28? Well, just first of all, I don't know how many people know what COP28 is. And in fact, I had to Google what COP stood for. So it's Conference of Parties. Yes. So the C doesn't even stand for climate. Very confusing. But basically, this is the 28th conference in a largely annual series where the world comes together to work out what it needs to do on climate. These are not always easy events. The UK hosted a couple of years ago, and we got lots of really good announcements. Egypt hosted last year, which is when Pakistan made that really important progress on setting up a loss and damage fund, led by your team here and Sherry Rahman and co. And then this year it will be in the UAE. And the UK's got sort of three main objectives. One is about still trying to aim for that target of no more than a 1.5% increase. We are in danger of missing that, but 1.5% global warming is already going to be more than the planet can cope with. So we have to do everything we can to try and keep that target in sight. We'll also be focusing on building resilience, both current and future resilience, and also doing a bigger push on climate financing, which is something, you know, how is all of this going to be paid for? That's got to involve private sector funding as well as governmental funding, and the UK is looking to launch next year a climate financing programme in conjunction with the government. Everything's got to be done with the parties, otherwise it won't work, with the government, to try and attract some of that private sector funding into climate resilience. Okay, so now when we talk about Pakistan and climate change, we see that Pakistan is on the receiving end. We are not contributing to global warming, we are not contributing to the carbon emissions, but we
have devastating effects that have been on our economy and on our lands, floods and everything. We are facing a lot of negative stuff. So, in your opinion, what measures should Pakistan be taking? Well, first of all, you're exactly right. Pakistan has not contributed to this problem at all. But it's the 8th most climate vulnerable country. But it's also the 32nd least prepared country in the world for climate change. And that is something that Pakistan can do something about, is doing something about, with the support of partners like us. So the Loss and Damage Fund that I mentioned, that was launched last year with Pakistan's urging, was really important. Pakistan is currently co-chairing the G77 and China group, so it can really put some of the issues of the developing world on the agenda. So, you know, the big emitters at the moment are those sort of higher developing countries, but they're polluting in a way that has to stop, has to reduce, as we all try and get towards net zero by 2050. So Pakistan's got lots of sort of moral pressure and lots of authority that it can do. It's a member of 30 by 30, which is ensuring that 30% of land and sea is protected by 2030, so particularly ensuring that biodiversity. And we'd really like to see Pakistan sign up to the Blue Fund as well, which is protecting the oceans. So at the moment, Pakistan, about 1% of exports come from fishing in the oceans. But actually, how do you make that sustainable? How do you protect the oceans in a way that also ensures sustainability, livelihoods, and is done with local communities? Because at the end of the day, this is all about local communities. I was in Gilgit-Baltistan a couple of weeks ago, and I have to say the mountains up there are just so beautiful. They were mind-blowing. But talking to the villagers up there who were speaking in their local dialects, and you use the word climate change in English, they know exactly what you mean. What's going on, yes. And then they will tell you about, you know, the glaciers are receding, the water is not operating as it should do. And actually I went up there to launch one of our programmes around climate resilience. We're doing quite a lot of work with local communities in various places across Pakistan to promote good water governance and climate resilience with local communities. So even just access to clean, safe drinking water is a basic fundamental human right, but there's a lot of people who don't have that, so we want to work with the authorities to make sure that an increased number of people have access. So let's hope that we move in the right direction. Let's hope that the world moves in the right direction. Yeah, well, there's lots of challenges in the world right now, but you kind of have to get up every morning and go, okay, what can I do to try and make it ideally that bit of a better place, but if not, that bit of a less worse place. Exactly, we have to make it a less worse place, and this is what you are doing. Trying to. You know, one of my, I've always said that, you know, I've got 3 criteria for any job I take. Can I make a positive difference? Is it going to be interesting? Is it going to be fun? And that's one of the reasons why I'm delighted to be here in Pakistan, because I think working together we can make a difference. And talking of interesting, I see this interesting, something interesting on your coat. This is the poppy. What is that? The poppy. So the poppy is it's for Remembrance Day, which is on Sunday. It's always the second Sunday, the Sunday closest to the 11th of November each year. And originally it conceived out of World War I. So the first poppies were worn back in 1921 as actually fundraising for injured veterans. And it was because on the battlefields of World War I there were poppies growing everywhere, so it became symbolic with fallen soldiers and the sacrifices that had been made by the armed forces, but also the civilians in World War I. And then over time that's kind of grown to encompass World War II, which of course had an even higher proportion of Commonwealth soldiers and porters and nurses fighting in it, as they were global wars, and since then comes to represent sacrifices made willingly and unwillingly by soldiers, but also civilian populations that have got caught up in war. And as we look around the globe today, whether we're looking at Israel and Gaza, or the horrific events in Sudan, which don't even hit the headlines anymore, there's a lot of war going on, and at the end of the day it's innocent civilians on all sides who suffer. So when I'm doing the
events over the weekend to commemorate this, I'll be remembering all of those innocent civilians as well as the soldiers who've sacrificed. Yes, you're right. You're absolutely right. We should remember all the casualties of the forces, the armed forces, the soldiers, and especially the civilians, the innocent civilians all over the world that are being wiped off from the face of this earth. Thank you, Jane. And thanks so much for having me on the show. Take care. Thank you. थैंक यू ओके जी नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। शहद ग़िज़ा भी है और दवा भी है। अब ये शहद की मक्खियों से किस तरह बनवाया जाता है, फिर किस तरीके से हम तक पहुंचाया जाता है, ये ज़रा जानते हैं। शहद ग़िज़ा भी है और दवा भी। बेरी का शहद, पहाड़ी शहद, जंगली शहद, सरसों तोरिया और कनोले के फूल का शहद जायके और मियार में सबसे बेहतर होता है। हजारों फूलों का रस सिर्फ चंद कतरे शहद पैदा करता है, लेकिन आजकल फसलों में कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल के बायस इसकी कुदरती पैदावार रोज बरोज कम हो रही है। इसीलिए तो मियांवाली में शहद की मक्खियों के फार्म में मसनूई तरीके से खालिस बेरी का शहद हासिल किया जा रहा है। 1 एकड़ पर मुश्तमिल फार्म पर 100 से जायद लकड़ी के डब्बे रखे जाते हैं। डब्बे में रखे गए मसनूई छत्ते को मलका मक्खी कंट्रोल करती है। छत्ते में मलका मक्खी के अंडों से वर्कर मक्खियां पैदा होती हैं। वर्कर मक्खियों को फार्म में तरतीबवार रखे गए डब्बों में शिफ्ट किया जाता है, जो बेरी के दरख्तों से रस चूस कर लाती हैं और 15 रोज में शहद तैयार होता है। खुराक जहाँ जहाँ पे ये पौधे होते हैं उन पे जो बूर होते हैं तो वहाँ से ये लेके आते हैं। इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ती है और काम भी बहुत मुश्किल है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये खालिस चीज़ से हम तैयार करते हैं इसको। मियांवाली के गिरदोनवा में बेरी के दरख्त पर बूर आने का दुरानिया 1.5 से 2 माह है। इस दौरान 10 से जायद फार्म पर शहद हासिल किया जाता है। सीजन के 2 माह में 100 डब्बों में मक्खियों की अफजाइश करने वाले एक फार्म पर तकरीबन 40 मन शहद तैयार होता है। शहद बने में एक इसका सीजन लगता है, किधर मक्खी लेके जाते हैं ना, महीने में 2 बार निकालते हैं शहद। फार्म में पैदा होने वाली मक्खियों की उम्र कमोबेश 40 दिन होती है। छत्ते में तैयार होने वाले शहद को मक्खी अपनी और अपने बच्चों की ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल करती है। इस तरीका कार के तहत 10 से जायद फार्म्स पर हासिल होने वाला तकरीबन 400 मन बेरी का शहद 2500 रुपए फी किलो के हिसाब से मियांवाली समेत दीगर शहरों में फरोख्त किया जाता है। मोहम्मद इकबाल, 92 न्यूज़, मियांवाली। जी, आपने देखा किस तरीके से शहद तैयार किया जाता है, लेकिन शहद की मक्खियों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है और ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। अमेरिका में 2022 और 2023 के दौरान शहद की मक्खियों की कॉलोनीज़ में 48.2% कमी वाक़ हुई। बरतानिया में शहद की मक्खियों में 17% कमी वाक़ हुई। अब अगर शहद की मक्खी के हवाले से हम ये जानें कि क्यों दुनिया में ये ज़रूरी है, तो हमें समझ में आएगा कि अगर इसकी तादाद कम होगी तो दुनिया को कितना नुकसान होगा। दुनिया भर में कुछ शहद की मक्खियों की 20,000 स्पीशीज़ मौजूद हैं जो कि शहद बनाने के अलावा और बहुत सारे काम भी करती हैं। ये दुनिया के इकोसिस्टम को बरकरार रखती हैं और इनका सबसे अहम किरदार होता है पोलिनेशन, जिसके ज़रिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों को बराबर करती हैं। और दुनिया में 100 आलमी फूड की फसल में से जो 70 हैं उनका इन्हिसार होता है पोलिनेशन में, और ये फसलें दुनिया को 90% खुराक फराहम करती हैं। हम जो फल खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, अगर शहद की मक्खियां उन्हें बराबर न करें तो दुनिया बड़ी मिकदार में ग़िज़ाओं से महरूम हो जाएगी। सब्ज़ी खोर जानवर खाने से महरूम हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि इंसान उन जानवरों से भी अपनी खुराक हासिल नहीं कर सकेगा। ये चीज़ पूरे इकोसिस्टम को दरहम बरहम कर सकती है, और कीड़े मार जो जहर हैं और दीगर आफात हैं उनकी वजह से शहद की मक्खियों और दीगर कीड़ों और जानवरों का सफाया हो रहा है। और इस वक्त दुनिया भर में एक और पैरासाइट भी है जिसका नाम है वेरवा। ये जो पैरासाइट है ये भी शहद की मक्खियों को तेज़ी से ख़त्म कर रहा है। तो अगर शहद की मक्खियाँ ना होंगी तो दुनिया वाकई मुश्किल में होगी, और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है
उसको किसी न किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है और उसको प्रिजर्व करना ये इंसानों का काम है। ये तो थी जी कुछ शहद की मक्खियों के हवाले से बात। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ा अहम मामला है। ख़वातीन हमारी जो आबादी है उसका निस्फ से तकरीबन कुछ ज़ायद हिस्सा है, लेकिन ये जो निस्फ आबादी है इस आबादी के साथ हम सलूक क्या कर रहे हैं, इनकी सेहत के लिए हम क्या काम कर रहे हैं और क्या काम मज़ीद करने की ज़रूरत है, जो हमारा एक जेंडर गैप है वो किस तरीके से कम किया जा सकता है, ख़वातीन के लिए किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जा सकती हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ नुज़रत शीरीन साहिबा मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है सिंध वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। वुमेन पॉपुलेशन वेलफेयर के हवाले से हमने इनसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम नुज़रत साहिबा। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें कि इस वक्त ख़ास तौर पर सिंध की अगर हम बात करें तो फिर ओवरऑल पाकिस्तान का भी आप हमें थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त जो स्टेटस है ख़वातीन का इन टर्म्स ऑफ इकनॉमी, इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, वो कितना है और कितना उसके अंदर मज़ीद पोटेंशियल है। देखिए, सिंध में औरतों के हवाले से बहुत काम हुए हैं। अगर हम देखें इदारों को, इदारे काफ़ी बने हैं, लेकिन गैप ये है कि हमारे यहाँ अभी भी होम बेस वर्कर की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, उसका कोई तरीक़ाकार मुकर्ररा नहीं हुआ है कि उनका इंडक्शन हो वर्क फोर्स में। हमारे यहाँ हारी ख़वातीन है, पेजेंट वर्कर वुमेन, उनका कोई इंडक्शन का तरीक़ाकार नहीं है जिस पे हम बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं होना चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बने हैं, हमारे यहाँ अगर वुमेन डेवलपमेंट काम कर रहा है तो कंप्लेन सेल बने हैं, तो वो बने हुए हैं लेकिन गैप्स हैं उनमें, जिसकी वजह से थोड़े मसाइल हो रहे हैं और हम एज अ कमीशन उन्हीं गैप्स को फिल करने के लिए हुकूमत की मदद करते हैं। हम उनको आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं कि इन इदारों में क्या खामियां रह गई हैं जिनको फिल करना पड़ेगा, ताकि एक औरतों की बड़ी तादाद जो है वो इस तरक्की के अमल में शामिल हो सके। अच्छा, अब ये जो कमीशन है, ये कमीशन किस किस डोमेन में काम करता है? देखिए, हम औरतों की सेहत, औरतों की तालीम, औरतों की माशी हालत बेहतर बनाना या डोमेस्टिक वायलेंस हर तरह का, उसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत को मशावरत करते हैं और उन इदारों की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि जो इदारे बनाए गए हैं आया वो मौसर काम कर भी रहे हैं कि नहीं। तो कमीशन 5 इश्यूज़ पे काम करता है: सियासी अमल में औरतों की शमूलियत, औरतों की तालीम, औरतों की सेहत, औरतों की माशी इस्तेकाम देने के लिए उनकी जो घर मजदूर औरतें हैं या फैक्ट्री वर्कर्स हैं या किसी भी शोबे में औरतें काम कर रही हैं, तो उनकी माशी खुशहाली के लिए हम बात करते हैं। पॉलिसी और लॉ मेकिंग के हवाले से हम मदद करते हैं हुकूमत के। हाँ, सही। सबसे पहले आ जाते हैं तालीम पर, क्योंकि ज़ाहिर है तालीम का एक शोबा ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम की भी ज़रूरत है और हम सब ये बात जानते हैं कि ज़ाहिर है जो तालीम के हालात है उसमें जितनी जैसी भी तालीम है वो मर्दों को ज़्यादा मिल रही है, ख़वातीन की तरफ जो तालीम का मामला है वो कम है। इसमें कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो कि लिए गए हैं और कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो कि लिए जा रहे हैं? देखिए, हमारे सिंध में बच्चियों जब अभी सैलाब आया और कोविड आया तो जो कोशिशें की गई थी उससे बच्चियां दूर हो गई। जैसे उनकी तालीमी इदारों में स्किल डेवलपमेंट का एक कोर्स शुरू किया गया है हर क्लास के लिए, ये एक अच्छा इक़दाम है। हमारे यहाँ जेंडर यूनिट बनाया गया है तालीम डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो निसाब में बेहतर तब्दीलियां की गई हैं। ये एक बेहतर इक़दाम है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चियों के स्कूलों में अभी 4 दीवारी के मसाइल हैं, अभी बाथरूम के मसाइल हैं, तो उस पर हम तवज्जो दिला रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। और फिर
टीचर्स की रिफ्रेशर कोर्सेज कराने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें माजूर बच्चे भी हैं, अक़लियतों के बच्चे भी हैं जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, और ट्रांसजेंडर भी, तो उनको किस तरह कैटर किया जाएगा इन सरकारी स्कूलों में। तो कमीशन इस पे काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि हमारी तालीमी शोबे में अब जो मिनिस्टर आई हैं, केयर टेकर हैं अगरचे, लेकिन उनका पूरा ध्यान ही इसी तरफ है कि बच्चों को इंडक्शन किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा और उनके तालीमी इदारों को फ़ाल और एक्टिव बनाया जाए, जो कि हमारा मेन मकसद है। अगर तालीम होगी तो तशद्दुद के वाक़यात में कमी होगी, अगर तालीम होगी तो माशी हालत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो हम इसको इस तरह देखते हैं। अच्छा, अब इसमें बच्चियों को स्कूल भिजवाने में सबसे अहम किरदार उनके वालिदैन का होता है। उनकी जहन साजी कितना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अभी आप देखें ना, फातिमा के केस में हम जब गए और वहाँ हमने बात की उनके वालिदैन से, उधर कम्युनिटी की औरतों और मर्दों से, तो वो कह रहे थे कि इतनी महंगाई है, अगर हम सब लोग मिलके काम ना करें तो हमारा तो घर ही ना चले। और हम इन बड़े लोगों के घरों में काम करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई हुनर नहीं है, तो इसलिए बच्चियां जो है, बच्चियों को ज़्यादातर वो कामों पे लगा लेते हैं, जिस पे हमने ये बार बार कहा है। और अब इसके लिए ज़रूरत है कि जो तालीम का शोबा है उसमें आगही के लिए एक मखसूस रकम रखी जाए, क्योंकि देखें कैंपेन चलाने में भी खर्चा होता है और हमारे यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में बजट एलोकेशन ही नहीं किया गया है जो कि तशहीर की जा सके, आगाही दी जा सके लोगों को। क्योंकि ज़ाहिर है कम्युनिटी में जाएंगे और वहाँ हम बात करेंगे, कम्युनिटी को जमा करेंगे, वो एक वक्त का काम छोड़ के आएंगे तो उनकी मजदूरी का भी तो मसला होता है, उनके घर कैसे चलेंगे। तो फिर हमें ये ज़रूरत इस बात की है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैनर और पोस्टर लगा के तालीमी इदारों को अच्छा बना के कुछ अट्रैक्शन पैदा करें, ताकि उनको पता चले। जैसे मैं जाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि देखो मेरी 2 बच्चियां हैं और मैंने दोनों को तालीम दी, मैंने कमेटियां डाल के बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया, तो आज मुझे ये परेशानी नहीं है कि बच्चियां कैसे ज़िंदगी गुजारेंगी। वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही हैं, बग़ैर सिफारिश के नौकरियां कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे माशरे में सबको ये पता हो कि बच्चियों की तालीम से उसकी कितनी अहमियत है और ख़ुद बच्चियों को क्या फ़ायदा होगा। अब अगर बीमारी होती है तो बच्ची सबसे पहले खुद जाती है कि अम्मा मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, ज़रा चेकअप कराई हूँ। क्या जो जिनके पास तालीम नहीं है वो क्या ये सोचेंगे? जिनके पास तो मैं ये चाहती हूँ और हमारा पूरा कमीशन और हमारा सूबे के तमाम लोग चाह रहे हैं कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ राग़िब किया जाए, जिसके लिए मुख्तलिफ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। जैसे खुराक का कुछ इंतज़ाम किया जाता है, यूनिफॉर्म और किताबें फ्री दी जाती हैं, हमारे यहाँ फ्री एजुकेशन है, वो तो पूरे पाकिस्तान में है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि जैसे हम कैंसर के ऊपर एक कैंपेन चलाते हैं मोबाइल पे और हर जगह, इसी तरह तालीम की अहमियत पे और बच्चियों की तालीम पे देखें। जिस घर में पढ़ी लिखी औरत होती है वहाँ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल कैंपेन होना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, क्योंकि ये आइडियाज़ जो हैं ये इम्प्लीमेंट होने से बड़ा फर्क पड़ेगा, लोगों तक आगे ही बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी है। हाँ सही। अच्छा, एक चीज और भी है कि हमारे यहाँ पर वो ख़वातीन का जो रोल है वो जी जी जी
मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि देखें, हम सारा वक्त ये तो कहते हैं कि हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने ये नहीं किया। हमारा सवाल ये होगा कि खुद कम्युनिटी ने क्या किया। अगर उनके इलाके में स्कूल अच्छा मौसर नहीं चल रहा तो पहले हमारे यहाँ कम्युनिटी जो है वो अपने बच्चियों के तालीमी इदारों को, मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा है, मेरे स्कूल में कभी ये मसाइल नहीं थे जो आज मैं देखती हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ कम्युनिटी बहुत एक्टिव थी और वो स्कूल में अपने पैसे लगाते थे, वो बच्चियों की तालीम के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज़ रन करते थे। आज जो है हम अपने आप को अलग कर लेते हैं और हम कहते हैं ये हुकूमत ने नहीं किया, तो हमने भी तो कुछ नहीं किया ना। सिर्फ सारा काम हुकूमत करे। हाँ, ये हमारी अपनी कोताही है, ये हमारी अपनी गलती है। हम खुद कुछ करते नहीं है, हम सिर्फ कहते हैं कि हुकूमत करती रहे। बिल्कुल सही फरमाया। इसमें एक चीज़ है जो मैं इसकी तरफ आना चाह रहा था कि हमने ख़वातीन को सिर्फ और सिर्फ वो तालीम या माशी तरक्की के लिए तो समझा ही नहीं। हमने तो समझा है कि उन्हें बस चार दीवारी में बंद करो, बच्चे पैदा किए जाओ और यही खातून जो है उसका मकसद और मंशा ज़िंदगी का बस यही है। जी हाँ, ये हमने तो बहुत दफ़ा और अब हम मुस्तकिल आवाज़ उठा रहे हैं कि जब ये फ्लड आया और हम कैंपों में गए और हमने देखा, क्योंकि हम अपने ख्याल से 6 बच्चों के लेके गए थे सामान, वहाँ तो 10 बच्चे थे, तो फिर वहाँ मर्द और औरत बैठे थे एक कमरे में। मैंने यही कहा कि आपको पता चला अब ये जो 10 बच्चे आपने पैदा किए किस मुश्किल से, तो वो कानों को हाथ लगा रहे थे, हाँ बाजी बहुत गलत हो गया। अब पहले तो ये लोग कहते थे ना कि अल्लाह की मर्जी से हो गया बच्चा, ये नहीं है। हमको चाहिए कि जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं हम उनको तरबियत दें और वो घर घर जाके ये भी पैगाम दें कि भाई बच्चे इतने सारे करोगे तो तुम्हें ही मुश्किल होगी, इतनी महंगाई आ रही है। तो हम पॉपुलेशन प्लानिंग का कोई एक नेटवर्क बनाएं और इसमें इतने पैसे लगने की ज़रूरत नहीं होती। जब यूनियन काउंसिल मौजूद है, वहाँ लोकल लोग बाअसर मौजूद हैं, हम पहले उनके साथ मीटिंग करें, उनका एक नेटवर्क बनाएं जहाँ ये औरतों के हवाले से बातचीत हुआ करे। तो वहाँ ये सेहत के उसूलों पे जब बात हो, देखें हम औरतों को तो कहते रहते हैं कि इस्तेमाल करो, फलाना करो, फलाना डमका करो, लेकिन मर्दों को कोई नहीं कहता। असल तो बात मर्दों को तरबियत देने की, आगाही देने की है कि तुम लोगों को ये अपनी फैमिली का ख्याल रखना होगा। इसमें एक और चीज़ की तरफ मैं आना चाहूँगा कि ये लेजिस्लेटिव जो एफर्ट्स हैं वो क्या ऐसी हैं और क्या ऐसी होनी चाहिए कि जिनसे बेहतरी आ सकती है? देखिए, हर चीज़ के लिए कानून साजी नहीं होना चाहिए। कानून हमारे सिंध में तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न और इफ़ेक्टिव कानून बने हैं, लेकिन उसका अमल दरामद के लिए जो सिस्टम बनाए गए हैं, इदारे बनाए गए हैं, वो मुकम्मल नहीं है, इस वजह से नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हाँ, सिंध में हेल्थ डिपार्टमेंट ने काफ़ी काम किया है। तो उस जो काम किया है, जो कानून साजी की है, जो रूल्स बनाए हैं, उसकी आगाही भी देना चाहिए और उसके हवाले से इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनना चाहिए। अब देखें ना, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 2 बच्चे पैदा करोगे तो हम 2 साल तक, 6 साल तक उसको पैसे देंगे, तो लोग 2-2 करके इस तरह 10 बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो हमको इस तरह के इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, हमें इस तरह के इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आपके घर में 2 से 4 बच्चे होंगे और आपका इनकम कितनी है उसको देख के आप अपने फैमिली प्लानिंग करें ना। ये थोड़ी, और इससे कोई आपका ख़ानदान पीछे नहीं रह जाएगा, बल्कि अगर जो तालीम याफ्ता, सेहतमंद, तंदुरुस्त, माशी तौर पर मुस्तहकम आपके बच्चे होंगे तो आपका घराना ज़्यादा खुशहाल होगा बनिस्बत आपके पास 10 बच्चे हों और आप कुछ ना कर सकें, उनको तालीम भी ना दे सकें। तो हमको ये बताने की ज़रूरत है, ये बहुत अहम इशू है। जब तक हम पॉपुलेशन प्लानिंग और करेंगे। नुसरत शीरीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हो रही थी जी कि किस तरीके से ख़वातीन के किरदार को इस माशरे में बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरीके से उन्हें एक इक्वल कंट्रीब्यूटर के तौर पर इस माशरे में हमारा किरदार जो है वो हम उनके साथ अदा करें ताकि ये माशरा भी आगे बढ़े और ख़वातीन का जो रोल है वो भी इम्प्रूव हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नुसरत साहिबा आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे